हेलो स्कॉलर्स, मैं ब्रजकिशोर द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूनी स्कॉलर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी नाम के लेक्चर सीरीज़ में रिसर्च मेथोडोलॉजी का ही इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इस इंटायर लेक्चर में हमारे लर्निंग आउटकम होंगे कि व्हाट इज़ द रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्चुअली, एंड आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड मेथोडोलॉजी, and comprehensively also cover the methods used in the research. Also discuss about research onion model given by Saunders, and also highlighted how to write an effective methodology section in your research proposal in your research study. And in the last also interpret the syllabus of research methodology which is asked in the CRET examination and JNU. आइए हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं, और यह लेक्चर उन स्टूडेंट के लिए बहुत क्रूशियल है जो ख़ास तौर से क्रेट के एग्जामिनेशन में या जो जेएनयू में पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोग्राम होता है उसमें इनरोल होने वाले हैं या बैठने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के रिसर्च मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की तो आपको अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लेना है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च स्टडी। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो उस पूरी स्टडी में, उस पूरी फाइंडिंग में क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं, क्या क्या फाइंडिंग हुई है, उन सब का एक ढांचा, उन सब का एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क क्या है, वही होता है ब्लूप्रिंट। तो एक्चुअली रिसर्च मेथोडोलॉजी इन द रिसर्च is like a blueprint of the study. Okay, so जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी refers to the systematic process of planning, conducting and analyzing research studies. यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें आप प्लान भी करते हैं, उस जो प्लान किए हुए आपके एक्शन होते हैं उसको कंडक्ट भी करते हैं, किस लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, फिर फाइनली डेटा को एनालाइज भी करते हैं और उसके बेसिस पे फाइंडिंग करते हैं। तो ये सारे जो सिस्टमेटिक प्रोसेस हैं ये किस में इंक्लूड होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ध्यान दीजिएगा, रिसर्च मेथड में नहीं, मेथोडोलॉजी में। इट इन्वॉल्व अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा इन ऑर्डर टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, जैसा हमने डिस्कस किया अभी। जी हाँ, मूर्ति ने भी इस बात को नोटिस किया था कि अ रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ रिसर्च। अभी हमने डिस्कस किया रिसर्च मेथोडोलॉजी की डिफिनीशन, उसकी मीनिंग। अब हम देखेंगे कि कैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक सेक्शन होता है रिसर्च मेथड का। जी हाँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक क्रूशियल सेक्शन होता है रिसर्च मेथड का। वो कई प्रकार का होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रिसर्च मेथड है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड एक रिसर्च मेथड है जिसमें क्या होता है कि दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट है उसको देखना चाहते हैं तब इसको हम कंडक्ट करते हैं। वहीं बात करें दूसरे रिसर्च मेथड की, सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या होता है, इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाता है थ्रू क्वेश्चनायर, इंटरव्यू एंड टाइप्स ऑफ अदर सोशल सर्वे। और इसमें जो इंडिविजुअल के रिलेटेड एटीट्यूड्स होते हैं, ओपिनियन होते हैं, उनकी कस्टम होती है, उनकी सोसाइटी में उनकी एक इंडिविजुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इन सब को हम उसमें असेस करते हैं और जो हमारे काम का, हमारी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा होता है वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। वहीं बात करें ऑब्जर्वेशनल मेथड की, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल के बिहेवियर होते हैं, उनसे रिलेटेड जो इवेंट होते हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग विद देम। और ये इस तरह का जो रिसर्च मेथड है ख़ासतौर से सोशल साइंस के रिसर्च में बहुत यूज होता है। वहीं बात करें केस स्टडी मेथड की, तो केस स्टडी किसी एक रीजन या पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कंसर्न रखती है। इसमें हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं किसी एक सिंगल केस को लेकर के। यूजुअली ये देखा गया है कि जो केस स्टडी रिसर्च मेथड है ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। हालांकि हमने पहले वीडियो में
डिस्कस किया था कि जो रिसर्च टाइप होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, तीसरा होता है मिक्स्ड। तो उसमें हमने डिफरेंट रिसर्च मेथड बताए थे, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोस्ट कॉमन क्या है। वैसे तो कई रिसर्च मेथड होते हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो ये कॉमन है जो कि यूजुअली यूज होते हैं रिसर्च जो स्टडी कंडक्ट की जाती है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। आइए फाइनली देख लेते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्चुअल में क्या क्या इन्वॉल्व करती है रिसर्च स्टडी में। तो इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन। हमने इन डिटेल में उसमें चर्चा किया था रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज, डेटा कलेक्शन टेक्निक। तो डेटा कलेक्शन की टेक्निक क्या होंगी, प्राइमरी डेटा यूज करेंगे कि सेकेंडरी डेटा यूज़ करना है, उसके साथ साथ जो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करेंगे तो वो कौन सा होगा, कोरिलेशनल मेथड लगाना है कि रिग्रेशन मेथड लगाना है या फिर कोई डायग्नोसिस रिलेटेड मेथड लगाना है। तो इस तरह की जो इंटायर फ्रेमवर्क होते हैं, स्ट्रक्चरल सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, इन सब को किस में इन्वॉल्व करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी में। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च स्टडी का। इसको हम सबको ध्यान में रखना होता है कि ये वेल डिजाइंड हो, जिससे कि हमारा जो रिसर्च हो वो वैलिडिटी उसकी बरकरार रहे और रिलायबल भी रहे। आइए हम थोड़ा सा शार्ट में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड मेथोडोलॉजी। एक्चुअली अगर हम आपको बताएं सिंपल वर्ड में, तो मेथड इज़ ए सबसेट ऑफ मेथोडोलॉजी, यानी मेथोडोलॉजी में ही एक सेक्शन आता है मेथड। वही यहाँ पर कह रहा है मेथड रिफर्स टू ए स्पेसिफिक टेक्निक एंड अप्रोच यूज टू अकम्प्लिश अ टास्क और टू गैदर डेटा, यानी डेटा को गैदर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक या अप्रोच होता है। वो आपका क्वालिटेटिव मेथड भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव मेथड भी हो सकता है। जैसे टीचर ने लेक्चर मेथड यूज किया टू डिलीवर अ लेसन टू स्टूडेंट, तो एक मेथड हो गया है। मेथोडोलॉजी क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है दैट रिफर्स टू द ओवरऑल फ्रेमवर्क और सिस्टम ऑफ मेथड्स, प्रिंसिपल एंड रूल्स used to guide the research or practice in a particular field and area of study। जैसा हमने बात किया कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म में लिया जाता है, इसमें मेथड इंक्लूड होता है। इसमें मेथड के अलावा जो रिसर्च प्रिंसिपल यूज होते हैं, जो रूल यूज होते हैं, इन सब को किस में ऐड किया जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में। जी हाँ, मेथोडोलॉजी कैन इंक्लूड मल्टीपल मेथड्स। चॉइस ऑफ मेथड विल डिपेंड ऑन द रिसर्च क्वेश्चन। In the short, method refers to specific technique and approach, while methodology refers to the overall framework or system of method used in the particular field and area of study। वहीं अगर बात करें कि रिसर्च ओनियन मॉडल, इसको हमने इस स्लाइड में क्यों रखा है, देखिए स्कॉलर, ये मॉडल आपको एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देता है। जो हम रिसर्च मेथड यूज करते हैं अपने रिसर्च स्टडी में, उसके लिए एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देता है, एक रिसर्च डिज़ाइन देता है, जिसके ज़रिए हम अपनी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं। इस मॉडल को डेवलप किया था सॉन्डर्स ने और लेविस ने 2009 में। ये वाइडली यूज होता है सोशल साइंस के रिसर्च में। एक्चुअली देखिए स्कॉलर, इसमें इस मॉडल में 6 लेयर इन्होंने दिया और इन्होंने इन 6 लेयर में बताया कि किस तरह से अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को, अपने रिसर्च मेथड को सिस्टमेटिक रूप से अरेंज करके एक डेटा को फाइंड कर सकते हैं, एक फैक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे इनके रिसर्च ओनियन मॉडल में पहली लेयर है फिलॉसफी की। इसमें इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ इंसाइट्स होती हैं किसी भी इशू को देखने के लिए। वो आपका अप्रोच हो सकता है पॉजिटिविज्म को लेकर के, रियलिज्म हो सकता है, इंटरप्रेटिविज्म में हो सकता है, प्रैग्मेटिज्म हो सकता है। तो कई अप्रोच से किसी एक चीज़ को हम देखते हैं। तो इन्होंने कहा पहले आप उसको डिसाइड कर लीजिए कि आप उसको पॉजिटिविज्म के अप्रोच पे देखने वाले हैं या फिर रियलिज्म पे देखने वाले हैं या फिर प्रैग्मेटिज्म पे देखने वाले हैं। सबसे पहले इसको डिसाइड कर लिए। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि हमको पॉजिटिविज्म के अप्रोच से अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है, तब आप अप्रोच पे आते हैं। अब अप्रोच में कौन कौन से प्रकार हैं? अप्रोच में आपका डिडक्टिव अप्रोच भी होता है, इंडक्टिव अप्रोच भी होता है।
अब इन दोनों अप्रोच में से आपको चूज करना है अपनी रिसर्च ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। जो आपका रिसर्च क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से आपको चूज करना होता है कि कौन सा अप्रोच आप चूज करेंगे। यूजुअली क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपका डिडक्टिव अप्रोच यूज होता है, वहीं क्वालिटेटिव रिसर्च में आपका इंडक्टिव अप्रोच यूज होता है। तो इन्होंने कहा कि आप जब फिलॉसफी डिसाइड कर लीजिए, जो नंबर ऑफ फिलॉसफीज़ हैं उसको डिसाइड करने के बाद आपको अप्रोच डिसाइड करना चाहिए, देन आना चाहिए स्ट्रेटजीज़ पे। स्ट्रेटजीज़ में इन्होंने इंक्लूड किया है एक्सपेरिमेंट, सर्वे, केस स्टडी, एक्शन रिसर्च, ग्राउंडेड थियरी, एथनोग्राफी एंड आर्काइवल रिसर्च। तो इन सभी चीज़ों में से आपको एक चूज करना है। फिर चॉइस अपनी सेलेक्ट करनी है कि आप मोनो मेथड यूज करने वाले हैं या मिक्स मेथड यूज करने वाले हैं या फिर मल्टी मेथड यूज करने वाले हैं। फिर इन्होंने कहा कि टाइम होराइजन वाली लेयर को फॉलो करना चाहिए, मतलब आपका रिसर्च लॉन्गिट्यूडनल होगा कि क्रॉस सेक्शनल होगा। फिर फाइनल इन्होंने लेयर बताई कि आपको टेक्निक एंड प्रोसीजर जो यूज करना है, जो आप डेटा कलेक्शन की स्ट्रेटजी या मेथड यूज करने वाले हैं उसको आपको फाइनली डिसाइड कर लेना है, और ये भी डिसाइड कर लेना है कि कौन सा स्टैटिस्टिकल यूज करेंगे डेटा को एनालिसिस करने के लिए। तब आपकी जो एक रिसर्च डिज़ाइन होती है या फिर यूँ कह लीजिए जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक फ्रेमवर्क है वो एक सिस्टमेटिक रूप से बन पाएगा। जब आप इन सभी लेयर को सिस्टमेटिकली फॉलो करते हुए जाएंगे तो आप किसी भी डिसर्टेशन या रिसर्च को कंडक्ट कर पाएंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया, मेथोडोलॉजी सेक्शन बहुत क्रूशियल होता है जब आप किसी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, कैरी आउट करते हैं। इसीलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो फाइंडिंग हो वो क्लियर हो, कंसाइज हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो। तो जैसा कि हमने लर्निंग आउटकम में डिस्कस किया कि कैसे अपनी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको इफ़ेक्टिवली राइट करें, तो कुछ पॉइंट हैं जो इसको मैंने नोट किया है, इसके बेसिस पे आप अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला सेक्शन इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमें रिमेंबर करना है कि यूज़ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस या फिर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलवेज रिमेंबर करना है कि हम क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज को यूज करेंगे। कंसीडर द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन टू इंश्योर द लॉजिकल फ्लो। मतलब जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो में कि जो रिसर्च होता है एक सिस्टमेटिक स्टेप को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने सैम्पलिंग कर लिया तब आप रिसर्च प्रॉब्लम बना रहे हैं, जी नहीं। पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम बनाना है, फिर लिटरेचर रिव्यू करना है, देन उसके बाद और जो रिसर्च प्रोसेस है उसको कंडक्ट करना है। तो एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में। देन क्या है, प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर योर choices in the research design, data collection and analysis method. Include the reason for the any deviation from the standard research method. अगर आपके जो स्टैंडर्ड रिसर्च मेथड है उससे कोई डिविएशन आता है तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है। एंड आल्सो एक्नॉलेज एनी लिमिटेशन और पोटेंशियल सोर्स ऑफ बायस इन योर मेथड। देखिए ये पॉइंट रिसर्च ऑफ द एथिक्स में आता है कि आपकी जो लिमिटेशन है उसको आपको एक्नॉलेज करना चाहिए ताकि और जो रिसर्चर हैं जब उस पर रिसर्च कंडक्ट करें तो उस लिमिटेशन पे भी अपना कंसर्न रखें। तो इस तरह से आप अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन को इफेक्टिव बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च प्रपोजल में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा हमने डिस्कस किया, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप सैम्पलिंग से लेकर के जो डेटा एनालिसिस की टेक्निक तक के प्रोसेस होते हैं इन सब को इंक्लूड करते हैं। तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि इसको इफेक्टिवली आप राइट करें। अगर हम बात करें रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन से रिलेटेड सिलेबस की, जो आपको यूजुअली जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे जेएनयू में जेएनयू ईई और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्रेट एग्जामिनेशन, बीएचयू में रेट एग्जामिनेशन, तो इस तरह से और भी जो अदर यूनिवर्सिटी हैं वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं। उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, कुछ में डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं, कुछ में केवल आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो कुल मिला के रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन बहुत क्रूशियल है उन स्टूडेंट के लिए जो रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं।
क्योंकि ना केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम ये में आपको यह महत्वपूर्ण होगा, बल्कि जब आप रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं तब आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्रेट में क्या सिलेबस है, जेएनयू में क्या सिलेबस है। हमने जैसा असेस कर पाया था कि जो यूनिवर्सिटीज़ ने अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस बनाया है वो कहीं ना कहीं से बहुत सिमिलर है एक दूसरे यूनिवर्सिटी का, बस थोड़ा ही डिफरेंस है। उसको हम लोग यहाँ पर एक कंपैरिजन के जरिए देखेंगे कि कैसे क्रेट का सिलेबस और जेएनयू का सिलेबस अलग है। देखिए, क्रेट के सिलेबस में आपको सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी समझना है, इसकी मीनिंग समझनी है, डिफिनीशन समझना है, फिर उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड आल्सो कंसर्न करना है कि टाइप्स ऑफ द रिसर्च स्टडीज़, रिसर्च प्रोसेस और सैम्पलिंग डिज़ाइन, स्केल टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो अब देख रहे हैं ना, जो रिसर्च प्रोसेस है उसका जो हमने पहले वीडियो में 7 स्टेप्स बताया था, वही प्रत्येक स्टेप को एक टॉपिक के रूप में यहाँ दिया गया है। यानी सैम्पलिंग पे आपको कंसर्न करना है, आपको सैम्पलिंग क्या होता है ये भी जानना है, पॉपुलेशन क्या होती है ये भी जानना है, फिर सैम्पलिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, उसमें कौन कौन से आते हैं, फिर उसको डिटेल में पढ़ना है। तो अगर हम इसको एक्सटेंसिवली देखें तो बहुत बड़ा सिलेबस होगा। जैसे अभी आप इसमें देख रहे हैं सैम्पलिंग नीचे है, फिर स्केलिंग टेक्निक, कौन कौन से स्केल यूज होती हैं, जो मेजरमेंट स्केल हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे 4 प्रकार की मेजरमेंट स्केल होती है, आपकी नॉमिनल हो गई, ऑर्डिनल हो गई, इंटरवल है, रेशियो है। ये चारों प्रकार के मेजरमेंट स्केल को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है, इन सब को हम देखेंगे। क्या होता है नॉर्मल कर्व, क्या होता है सिमेट्रिकल कर्व, क्या होता है असिमेट्रिकल कर्व, स्क्यूनेस क्या होता है, इन सब को डिटेल में देखने वाले हैं। एंड इस सिलेबस में ये भी दिया गया है सेंट्रल टेंडेंसी के जो 3 पैरामीटर हैं, मीन, मीडियन, मॉड, इनके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। इसके अलावा जो जियोमेट्रिक मीन है उसको भी हम देखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रिग्रेशन, मीनिंग, स्पीयरमैन एंड पियर्सन टेक्निक्स ऑफ कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन, काई स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो कंप्यूटेशन ऑफ मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब किसके पैरामीटर हैं? ये है जब हम वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा को मेजर करते हैं तो उसमें ये तीनों मेजर यूज होते हैं, जिसके ज़रिए हम डेविएशन को असेस कर पाते हैं। वहीं अगर इस लाइन में आप बात करें तो रिग्रेशन, स्पीयरमैन और जो पियर्सन की टेक्निक है कोरिलेशन की, और जो लीनियर रिग्रेशन है, ये सब किस में आता है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है। इसको हम जेएनयू वाले सिलेबस में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि यही सिलेबस जेएनयू में भी दिया गया है, लेकिन वो एक वर्ड में कह दिया है। तो क्या क्या चीज़ें जेएनयू में इंक्लूड हो रही हैं इसमें की। वहीं पर इसके बाद लास्ट की जो 2 लाइन है, ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है उसको यहाँ पर आउटलाइन करता है, क्योंकि काई स्क्वायर एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है तो उसको डिटेल में पढ़ना है। साथ ही साथ हमको टी टेस्ट भी पढ़ना है और ये भी जानना है कैसे टी टेस्ट एनोवा से डिफरेंट है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है, जो सिलेबस है क्रेट का, वो कहीं ना कहीं से आपने जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड में इसके कई सेक्शन आप पढ़ लिए होंगे। कुछ ही सेक्शन है जिसको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, उसको हम आप जल्दी सीखेंगे वीडियो के माध्यम से। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें कहा गया रिसेंट ट्रेंड इन द जोग्राफिकल थॉट एंड रिसर्च कंसर्न इन द फील्ड कार्टोग्राफिक मेथड। मतलब जो नए नए रिसेंट ट्रेंड आ रहे हैं कार्टोग्राफिक मेथड में या फिर जोग्राफिकल थॉट में, उन सबको हमको देखना है। जी हाँ, पूरे स्टैटिस्टिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब करती है द फीचर ऑफ द पॉपुलेशन एंड आल्सो ड्रा द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द नोन डेटा। जो रॉ डेटा होता है उसी के बेसिस पे कोई ना कोई एक कंक्लूजन या फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स।
जैसे आप सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करके किसी भी डेटा का आप मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं, या फिर जो वेरिएबिलिटी के मेजर्स हैं उनको यूज करके किसी भी डेटा का आप वेरिएशन दिखा सकते हैं कि उसका मीन से क्या वेरिएशन है, राइट। वहीं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या बताती है, वो बात करती है जनरलाइजेशन की और प्रेडिक्शन की। और प्रेडिक्शन किस बेस पे होता है, सैम्पलिंग के बेसिस पे, यानी जो सैंपल के बेस पे डेटा कलेक्ट किया होता है उसी के बेसिस पे वो अपना कंक्लूजन निकालते हैं, इन्फ्रेंसेस निकालते हैं और अपनी फाइंडिंग बताते हैं। तो इसके ज़रिए क्या होता है, इसके ज़रिए हम प्रेडिक्शन को असेस कर सकते हैं, कोरिलेशन को असेस कर सकते हैं। इसीलिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, ये सभी मेथड आते हैं। तो अभी आपने क्रेट में देखा ना, जो सिलेबस है यहाँ पर आपका मीन, मीडियन और मॉड है एक लाइन में, दूसरे में वेरिएबिलिटी के मेजर हैं, तीसरा रिग्रेशन और कोरिलेशन से रिलेटेड है। तो ये सब किस में आ गए, स्टैटिस्टिक्स में। ये ऊपर के दोनों डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आते हैं और ये रिग्रेशन और कोरिलेशन किस में आता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। आप लोग इसको सर्च कीजिएगा और डिटेल में देखिएगा तो आपको एक सिस्टमेटिक सेक्शन मिलेगा स्टैटिस्टिक्स का, जो कि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। जेएनयू में जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीपीएस पर खास ध्यान दिया गया, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में इन तीनों चीज़ों का रिसर्च मेथोडोलॉजी में खास तौर से मार्फोमेट्रिक टेक्निक्स में, हाइड्रोग्राफ रनऑफ एस्टिमेशन में, इवेपोट्रांसपिरेशन में, सॉइल एनालिसिस में कैसे इन तीनों चीज़ों का यूज होता है, इस पे बात किया गया है कि इस पे आपको अपनी तैयारी रखनी है कि ग्राउंड वाटर मैपिंग में कैसे रिमोट सेंसिंग का यूज होता है, लैंड यूज, लैंड कवर में रिमोट सेंसिंग का यूज कैसे होता है, साथ ही साथ इसमें नेचुरल डिजास्टर जो आ रहे हैं या फिर इकोनॉमिक जो लॉस हो रहा है डिजास्टर की वजह से, इन सब का जो एस्टिमेशन है कैसे आप रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस का यूज करके उसको कर पाएंगे। इन सब को आपको डिटेल में पढ़ना है जब आप जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पीएचडी का। तब क्रेट में वहीं रिमोट सेंसिंग, जीआईएस का रिसर्च मेथोडोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया है। जो आपका सब्जेक्ट वाला सेक्शन उसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, जीपीएस है, तो पढ़ना तो है ही है आपको, तो आप लोग इसको डिटेल में पढ़िएगा। वहीं और भी मेथड हैं जो लैंड स्केप सर्वेइंग है, मैपिंग है, वो भी जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक फील्ड सर्वे मेथड जो होते हैं उनको भी डिटेल में कहा है कि आपको तैयारी रखनी है। तो इस तरह से ये रहा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड सिलेबस। हमने यहाँ पर कंपैरिजन देखा क्रेट में क्या क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी में इंक्लूड है, क्या क्या जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ, लगभग सिमिलर है। आप अगर एंटायर रिसर्च मेथोडोलॉजी को खासतौर से क्रेट का जो सीक्वेंस दिया गया अगर इसको फॉलो करते हैं तो वो सिस्टमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। बस यही है कि जब आप जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें आपको रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस पे ध्यान देना होगा। तो ये रहा हमारा लेक्चर जिसमें हमने आज सीखा कि एक्चुअल में रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, और हमने ये भी जाना कौन कौन सी रिसर्च मेथड हैं, और फाइनली शार्ट में ये भी सीखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड मेथोडोलॉजी इन द रिसर्च, और रिसर्च ओनियन मॉडल भी देखा सॉन्डर का। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को इफ़ेक्टिवली लिख सकते हैं, सिलेबस भी देखे उसके। और इन द लास्ट आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच।